हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल सेट, यानी मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट जारी किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसी को हम लोग आज करने वाले हैं। और आज करेंगे सब्जेक्ट साइंस का जो सेक्शन अ है, यानी पूरा जो आपका साइंस जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, साइंस जो है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये देखिए अनिवार्य विषय है, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, वो दो खंड में होंगे, एक खंड अ और एक खंड ब। खंड अ में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, और खंड ब में आपका रहेगा खंड ब में रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक बार देखिए, हम लोग ध्यान देते हैं, जो भी क्वेश्चन कराएंगे एकदम एक्यूरेट, एकदम सही कराएंगे। बहुत जगह आपको गलत आंसर भी कराया जा रहा है, तो ऐसे में लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, पूरा मजा आ जाएगा आप लोग को। चलिए, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है, ये देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 एनुअल, इसके लिए है हम लोग साइंस सब्जेक्ट करेंगे। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट का कोड होता है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कोड यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, ये आपका सब्जेक्ट कोड है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है कुल प्रश्नों की संख्या, यहाँ पर देखिए कुल प्रश्नों की संख्या जो है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको मैं ये कर दूं, ये देखिए कुल प्रश्नों की संख्या जो है, ध्यान से देखिए 110 है, जिसमें से 80 प्रश्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, खंड अ में रहेगा, और खंड ब में दो तरीके का रहेगा। एक रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होगा वो आपका 24 गो रहेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपका 6 गो रहेगा। कुल मिलाकर के 110 प्रश्न रहेंगे, याद रखेगा। साइंस सब्जेक्ट में 20 नंबर प्रैक्टिकल का होता है, इसीलिए आपका टोटल पूर्णांक जो है 80 मार्क्स का रहेगा। फुल मार्क्स कितना का रहेगा? 80 का रहेगा। मॉडल पेपर करने का मतलब यही होता है कि आपको सारी चीज़ें की जानकारी हो जाए कि हमको एग्जाम में कुल कितने प्रश्न का कौन सब्जेक्ट रहेगा, उसमें से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसमें से कितने प्रश्न के जवाब देने हैं, कितना टाइम मिलेगा, ये सारी चीज़ की जानकारी आपको मिलता है। और घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपको कितना देर बाउंस कर रहा है, ठीक है ना। चलिए और आगे चीज़ समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। और यहाँ पर देखिए टाइमिंग भी दिया जा रहा है, ये देखिए टाइम जो है 2 घंटा 45 मिनट का आपको साइंस का समय मिलेगा, साइंस सब्जेक्ट में, विज्ञान में। अब देखिए एक चीज़ और, ये बहुत ध्यान से देखना, सामान्य निर्देश आप देख रहे होंगे, सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शन, सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए जो हमारा सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, सबसे हमारा पहला जो इंस्ट्रक्शन है, ध्यान से देखिएगा, वो है आपका कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। देखिए बच्चों, ये बहुत जरूरी चीज़ है। आपका जो प्रश्न पुस्तिका है उसमें 10 अंकों का जो है एक क्रमांक रहेगा, उसको जरूर अपने उत्तर पत्रक में लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में कहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। आपको अपनी भाषा में उत्तर देना है, किताबी भाषा का प्रयोग न के बराबर करना है। चलिए 3 में क्या कह रहा है, इसको देखिए, दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। देखिए इस तरफ जो है आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लास्ट में जो है दाहिना, ये आपका इस तरफ हुआ दाहिना भाग, ये देखिए इस तरफ तरीके का जो रहेगा, ये आपका जो है इधर हो गया आपका बायां, ये देखिए ये आपका हो गया बायां तरफ हो गया, ये आपका दाहिना तरफ हो गया। तो इस तरफ जो है आपको रहेगा अंक रहेगा कि कौन प्रश्न कितने मार्क्स का वो दिया हुआ रहेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर इंस्ट्रक्शन 4 क्या कह रहा है, इस पत्रक को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को यानी आप लोगों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। और देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 में, क्वेश्चन नंबर नहीं बल्कि निर्देश संख्या 5 देखिए, कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा। हम पहले ही बता दिए हैं, खंड अ और खंड ब, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। ध्यान से देखिएगा 6 में, खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। यानी ऑब्जेक्टिव जो होगा खंड अ में 80 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको मात्र जो है आपको 40 प्रश्न का ही याद रखेगा, 40 प्रश्न का ही आपको उत्तर देने हैं, मात्र 40 का, कोई 80 में से कोई 40 को आपको जवाब देने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे भी देख लेते हैं। और आगे क्या है, 40 अंक का ही मूल्य, अगर आप
40 से ज़्यादा नंबर का अगर आप बनाते हैं 50 का, फिर भी आपको शुरू से फर्स्ट से जो आपको जो है 40 अंक गिन लिया जाएगा, 40 प्रश्न का उत्तर, उसके बाद उसको नंबर नहीं मिले जाएगा। साथ ही याद रखिएगा कि आपको जो है OMR शीट पर जो है आपको 2 ही पेन का इस्तेमाल करना है, या तो नीले या फिर काले बॉल पेन का यूज करना है, अलग का नहीं यूज करना है। किसी तरह का व्हाइटनर, कलर पदार्थ, ब्लेड, नाखून इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर तौर पे यहाँ साफ साफ मना किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे होंगे कि किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून, इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है ना। इसका प्रयोग करना सख्त माना है, नहीं तो आपका परिणाम जो है अमान्य हो जाएगा, यानी मान्य नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सब चीज़ बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। खंड ब में 24 लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना, लघुत्तरीय, जिसमें से आपको भौतिक शास्त्र यानी कि भौतिक शास्त्र जो है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 8 प्रश्न रहेंगे, 8 त्रिक 24, और प्रत्येक विषय से आपको जो है प्रत्येक के लिए 2-2 अंकों का नंबर दिया रहेगा। अतिरिक्त इस खंड में 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना, 2-2 सबका रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, ठीक है ना, वो 5-5 नंबर का रहेगा। चलिए इतनी चीज़ें आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए ध्यान से, खंड अ यानी कि सेक्शन ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ये करने वाले हैं। तो पहले बता दिए थे 80 प्रश्न रहेंगे, उसमें से 40 प्रश्नों के उत्तर देना है। ध्यान से देखिए, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। क्लियर तौर पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के साथ जो है 4 विकल्प दिए जाएंगे। देखिए ध्यान से, 4 विकल्प दिए जाएंगे, है ना, 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें से एक आपको सही रहेगा। अपने उत्तर में चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है, यानी गोलक को आपको भरना है। प्रत्येक नंबर 1-1 मार्क्स का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को, बहुत इजी, एकदम सही सही कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर में 1 की बात कर रहा हूँ। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पुष्प में, ऑप्शन सी तना में, और ऑप्शन डी फल में। तो हम बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पुष्प में हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए बी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगली क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, या हरे पौधे में। सही आंसर क्या होगा, मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा हरे पौधों में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस प्रकार बाहर निकलता है। ठीक है ना। ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी ग्लूकोज से, ऑप्शन सी CO2 से, और ऑप्शन डी डिक्टेरिया सोम से। सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, कि ऑक्सीजन किस प्रकार बाहर निकलता है। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, यानी कि जल से। ठीक है ना, जल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए ये वाली क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि जठर ग्रंथियां, ध्यान से देखिएगा, जठर ग्रंथियां जो है आपको कहां पाई जाती है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, या फिर ऑप्शन डी मुंह में। कहां पर पाया जाता है आपको बताना है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, अगर आपको पता है तो कमेंट करके अभी आप बता सकते हैं, ऐसे मैं बता दूं सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि अमाशय में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है आपका कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कहाँ संपन्न होती है। ऑप्शन ए स्टोमाटा में, ऑप्शन बी केंद्रक में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर कोशिका द्रव में। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोशिका द्रव में। ठीक है ना। चलिए क्लियर है, सारे क्वेश्चन एकदम सही करा रहा हूं, बिंदास होकर, पर एक भी गलत नहीं है। अगला है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। ऑप्शन ए YBA, ऑप्शन बी अवायवीय, या ए और बी दोनों, यानी कि YBA और अवायवीय, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा भैया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इथाइल एल्कोहल जो है वह अवायवीय शोषण से बनता है, अवायवीय, इसे वायु की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे छोटी ग्रंथि
अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन है? ये देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वीवीआई है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा कि सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रिनल या पिट्यूटरी या मेडुला या फिर थायराइड? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है अंतःस्त्रावी ग्रंथि सबसे छोटी होती है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊं। अगले क्वेश्चन देखिए, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। यानी पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? विसर्जन या वाष्पोत्सर्जन या परागन या निषेचन? क्या होगा? आप जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाष्पो उत्सर्जन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, घेगा रोग पनपता है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको 2022 के लिए हम बोल रहे हैं, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा, जल्दी से बताइए सही क्या होगा भाई। चलिए क्वेश्चन है कि घेगा रोग कहाँ पनपता है? ऑप्शन है रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से या मोटापा की कमी से। देखिए जब भी घेगा रोग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से। ठीक है ना, आयोडीन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता हूं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं, उसको क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मा, लिफ्म, रीशम, सीरम है, या फिर सफेद रक्त कणिकाएं? क्या होगा? तो सबको पता है कि ये जो रक्त हल्के पीले रंग का होता है वो आपका होता है प्लाज्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ता हूं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? यानी जिससे ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। रक्तचाप समझते हैं ना, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। उसको जो मापते हैं उस मशीन को, उस उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्टेथोस्कोप, एमीटर, लैक्टोमीटर या फिर सिस्मोमैनोमीटर? सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सिस्मोमैनोमीटर। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है जंतुओं में, पौधों में, पौधे और जंतुओं दोनों में, और इनमें से कोई नहीं? सही क्या होगा जल्दी से आप लोग बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधों में, क्योंकि वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है बच्चों? पौधों में होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? यानी खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऊंट में, घोड़ा में, तिलचट्टा में या मानव में? तो सही आंसर इसका हो जाएगा तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए तिलचट्टा सही आंसर हो जाएगा। रक्त क्या है? पदार्थ है, उत्तक है, कोशिका है या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से बताइए। सबको पता है कि रक्त जो है हमारा उत्तक है। रक्त क्या है? उत्तक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? वीवीआई। हम लोग क्या करते हैं कि टॉयलेट करते हैं तो आपको देखते होंगे कि कभी कभी आपको पीला रंग का पेशाब होता है। क्यों होता है? ल्यूकोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, यूरोक्रोम के कारण और क्रोमोप्लास्ट के कारण। सही आंसर होगा यूरोक्रोम। देखिए जब भी पेशाब से रिलेटेड कुछ बात होगा तो यूरोक्रोम जो है इसी के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, याद रखेगा यूरोक्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? बड़ा वीवीआई, एक उभयलिंगी जंतु कौन है? उभयलिंगी का मतलब जिसमें जो है नर और मादा दोनों जाति के गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना, दोनों लिंग होते हैं। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी कुत्ता और ऑप्शन डी केचुआ। बहुत वीवीआई है, कई एक बार पूछा गया, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, दो जो हो जाएगा केचुआ। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, इसको नहीं भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेगा कि उभयलिंगी जंतु कौन है? केचुआ, याद रखना आप लोग। चलिए अगली क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए वृक्क से, ऑप्शन बी फेफड़ा से, ऑप्शन सी यकृत से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बता दें कि यूरिया जो है यकृत से प्रवेश करती है। सॉरी एक मिनट, इसको मिटा रही, यकृत इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। चलिए जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है?
यानी वैसे रसायन का नाम बताना है जो जैव आवर्धन का प्रदर्शन करते हैं। देखिए VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। CFC, DDT, ATP या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा DDP। सबको पता होगा DDP इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी की ओर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी यूजर कौन है? अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी? जल्दी से बताइए, सबको पता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत आपको पता है, जो भूमि के नीचे वाला जल, कुआं, नदी, समुद्र या तालाब। सोच के देखिएगा, इसमें फंस मत जाना, बहुत VVI क्वेश्चन है, आप लोग फंस मत जाएगा कि सही आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान से कि भूमिगत जल जो है उसका उदाहरण कौन होगा, जल्दी से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो हम बता दें, सही आंसर इसका हो जाएगा कुआं, क्योंकि कुआं जो है भूमिगत जल के अंतर्गत आता है, क्योंकि वह काफी नीचे जो है खाई में रहता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो गुड आंसर हो जाएगा, ये आपका सही हो गया। ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊं। 20 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मेंडलवाद, ऑप्शन बी लामार्कवाद, ऑप्शन सी डार्विनवाद और ऑप्शन द जो है यानी डी सूक्ष्म विकास। सही क्या होगा? सबको पता है, ये होगा डार्विनवाद से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 100 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, डार्विन यानी कि सी। ठीक है ना। 100 को सी बोलेंगे, इसके लिए घबराइएगा नहीं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? सबको पता, उपभोक्ता या अपघटक या उत्पादक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हरे पौधे क्या कहते हैं? तो सबको पता है उत्पादक होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है? अंडो उत्सर्ग यानी अंडा का जो उत्सर्ग होता है उसका क्या कारण है? ऑप्शन ए LH, ऑप्शन बी एस्ट्रोजोन और ऑप्शन सी FSH। थोड़ा सा छोटा कर दूं इसको ताकि एक बार कवर हो जाए। चलिए, और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अंडो उत्सर्जन का सही कारण हो जाएगा आपका ये अ वाला जो है, ये सही हो जाएगा LH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24, लैगहैरेंस, ठीक है ना। लैगहैरेंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी आमाशय में, ऑप्शन सी अग्नाशय में या फिर ऑप्शन डी वृक्क में। सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अग्नाशय में। चलिए अगली क्वेश्चन, थोरेक्सिन हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? आयरन का या फिर मैग्नीज का या फिर क्लोरीन का या फिर आयोडीन का? सही आंसर क्या होगा? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन का जो होना बहुत आवश्यक है संश्लेषण के लिए। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निस्लस कनिकाएँ पाई जाती है। निस्लस कनिकाएँ पाई जाती है कहाँ? नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में या इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा न्यूरॉन में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो यानी 100 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? भाई VVI क्वेश्चन है, ये लिख लो, VVI क्वेश्चन है, सबको पता होनी चाहिए। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जल्दी से बताइए। तो 1.5 माइनस 2.0 kg, 0.5 माइनस 1.5 kg या फिर 1.2 माइनस 1.4 kg या इनमें से कोई नहीं। सोच के बताएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1.2 माइनस 1.4 kg। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी जिसको निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष है तो उसके निवारण के लिए जो लेंस दिया जाता है उससे कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और सीधा,
काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। सही आंसर क्या होगा? तो सही हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में, ये वीवीआई क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 29। याद रखिएगा कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस? सही से बताइए। तो मैं बता दूं सबको, ये उत्तल होगा। क्या होगा आपका? उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है अ हो जाएगा, यानी ए में ही मिल गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण याद रखेगा गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। अगली क्वेश्चन नंबर 30, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है? आभासी, सीधा, छोटा या फिर इनमें से सभी? क्या होगा जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको हम बता दें कि इनमें से सभी, क्योंकि अवतल लेंस द्वारा आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, छोटा भी होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है डी यानी कि द बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी से बताइए, सबको पता है जूल, जूल्स प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेगा जूल। हाँ, ये वीवीआई क्वेश्चन है जो है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकिरणन, ऑप्शन सी परावर्तन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है यह प्रकिरणन के कारण होता है, ठीक है ना। प्रकिरणन के कारण आकाश का रंग का नीला दिखाई देता है। अगली क्वेश्चन, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसके लिए किसी को ऑप्शन नहीं मिलेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? किसी चीज़ को स्पष्ट देखने के लिए कितना दूरी चाहिए? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, नीचे भी दो ऑप्शन है, 25 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर। तो मीटर में नहीं होता, मीटर बहुत हो जाएगा, सेंटीमीटर होता है। और सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी 125 सेंटीमीटर। स्पष्ट रूप से देखने के लिए सामान्य नेत्रों को 25 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर, याद रखेगा फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? ये न्यूमेरिकल है, जल्दी बताइए। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, हम बता दें +2D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, प्लस का 2D। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म जो होता है कितने सतह से घिरा रहता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5? सही आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 या फिर 5? सही आंसर क्या होगा सबको पता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा सही। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा या पक्षभामी पेशियों द्वारा? सही क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा डी, पक्षाभी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? भाई ये तो वीवीआई क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा बोलूँ ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहा हूँ। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगली क्वेश्चन नंबर 38, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, कैसा होता है? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन है आपका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। सही क्या होगा? सही हो जाएगा भाई उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। हाँ चलिए आ गया है। 39 की बात कर रहा हूँ ये क्वेश्चन की, ठीक है ना। कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। फोकस से, वक्रता केंद्र से या ध्रुव से या इनमें से किस कोई नहीं? सही आंसर क्या होगा? तो सबको पता है फोकस से गुजरना पड़ेगा इसके, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। देखिए, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे
एक वर्णी किरणन का मतलब एक वर्ण का किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आपतन नहीं होगा, कि वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, कि विचलन नहीं होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। तो भाई पता है कि जब एक वर्णी किरण गुजरेगा तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। मजा आ रहा होगा आप लोग को। चलिए ये भी आप लोग चेक करते चलिएगा कि कितना क्वेश्चन का आंसर आप दे पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। देखिए जनरेटर जो होता है ना, पवन विद्युत जनित्र, ठीक है ना, में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, यानी कौन करती है, उच्च दाब की हवा या फिर स्थिर हवा या गतिमान हवा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जल्दी बताइए। सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, गतिमान हवा के कारण जो है वो हमेशा मूलतः घूमती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है ऋणात्मक, धनात्मक, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक या इनमें से कोई नहीं। बताइए कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति कैसा होता है, पॉजिटिव निगेटिव या कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर किसकी ओर जाना पसंद करेंगे, तो ये हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अ ऋणात्मक यानी निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक का मतलब किससे होकर के जो है से धारा प्रवाहित हो सकता है, यानी करंट जा सकता है। आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर या हीरा। तो देखिए हीरा, सल्फर, आयोडीन सब विद्युत का जो है कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो सुचालक है। याद रखें ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, इससे धारा प्रवाहित होती है, लेकिन आयोडीन, सल्फर, हीरा में प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आपका ब हो जाएगा, यानी सही। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। हाँ ये न्यूमेरिकल है। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, यानी वक्रता त्रिज्या अगर 1 मीटर है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा, 50 mm या 50 सेंटीमीटर या 50 मीटर या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ मैं। चलिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब की ओर विचलित हो जाती है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 45 जो है ये वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान से देखिएगा आप सब। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है क्योंकि अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती, अभिलंब के नज़दीक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा वो बताइए। सही हो जाएगा वो कि अभिलंब से दूर विचलित हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका अ, यानी प्रथम वाला ही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, यानी किससे विद्युत धारा यानी करंट उत्पन्न किया जाता है, जनित्र से, मोटर से, एमीटर से या फिर गैल्वेनोमीटर से। क्या होगा सही आंसर, सबको पता है जनित्र यानी जनरेटर्स के द्वारा जो है हम लोग करंट को उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी शुरू में ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन है 47, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है, पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा या कोयला या बायोगैस। पारंपरिक बताना है, सोच के बताइएगा। सबको पता है कि पारंपरिक ऊर्जा जो है वह कोयला है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखिए, थोड़ा और छोटा कर लूँ, बड़ा क्वेश्चन है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तिरछित आपतित होती है, तो निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, विचलन या विक्षेपण या प्रावर्तन या इनमें से सभी। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्षेपण। चलिए अगली क्वेश्चन, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना किया जाता है। आप लोग के घरों में जो करंट जो आप लोग को दिया जाता है, लाइन जो आता है आप लोग के घरों में, वो कितना रहता है। देखिए ध्यान से, 220 वोल्ट दिष्ट धारा या 12 वोल्ट दिष्ट धारा या 220 प्रत्यावर्ती धारा या 12 वोल्ट जो भी मतलब वोल्ट होता है प्रत्यावर्ती धारा। सही क्या होगा भाई, ये वीवीआई क्वेश्चन है।
आप लोगों को सर बताएंगे तो आप लोग के घरों में जो आता है प्रत्यावर्ती धारा आता है, यानी 220 वोल्ट का, ठीक है, 220 वोल्ट का आता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा होता है, दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट बोला नहीं होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलिए। जस्ता की परमाणु संख्या कितना होगा, ये तो सबको पता होगा। जस्ता की परमाणु संख्या 24, 28, 29 या 30। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका 30, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी आप या डी। देखिए आप पूरा देख रहे हैं, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए जो है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये आपका सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? क्षारक आपको पता है, MgOH2, NH4OH, NaOH, CuOH2। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, NaOH। प्रबल क्षारक सबसे ज़्यादा यही है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षार पाया जाता है। अगला, हेमाटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? ये भी एक बार पूछा गया है कि हेमाटाइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक का यानी Zn, या फिर Fe, या फिर Au, या फिर Cu। क्या होगा? सबको पता है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की ओर, ठीक है ना, बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। 54, सल्फर डाई अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? यानी सल्फर डाइड का सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? द्रवण विधि, हाथ से चुन करके, निस्तापन या फेन उत्प्लावन विधि। जितने भी विधि है सबको जो है एक से अलग करने का, सांद्रण करने का सारे विधि है, लेकिन आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं। द्रवण करके करते हैं, या हाथ से चुन कर करते हैं, निस्तापन करते हैं, या फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी द फेन उत्प्लावन विधि बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है ना, उपचयन या विस्थापन या उदासीनीकरण या फिर अपघटन। क्या होगा भाई? सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा उपचयन। यह क्या है? उपचयन है, ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ये सबको पता होगा, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? चलिए मैं बता दूं, सबको पता होगा कि C6H12O6, C6H12O6। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में, ध्यान से, क्योंकि अम्ल में क्या पाया जाता है? अम्ल में विलय होता है या अविलय होता है, आयनिक होता है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयनिक होता है। चलिए, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? 1, 2, 3 या 4? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला ऑप्शन ही सही हो गया, क्योंकि बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। आवर्त सारणी के क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर रहा हूँ। आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व है, Cl या H या He या Na। सही क्या होगा? सबको पता है, हीलियम होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, He। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन पे पहुंच गए, इसके बाद मात्र 20 क्वेश्चन और बचेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? यानी सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? FKI या Na? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। सबको पता है, नहीं पता है मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, F। चलिए अगली क्वेश्चन है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन अ ऑक्सीजन, ऑप्शन ब ओजोन,
ऑप्शन स हाइड्रोजन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स यानी कि सी हाइड्रोजन जो है वह जल के वैद्युत अपघटन के कैथोड में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हमारा शरीर का पीएच मान क्या है जल्दी से बताइए। तो ये तो बहुत इजी है, आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए हमारा शरीर का पीएच मान क्या है। चलिए बता दूं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 से 7.8, 7.0 से 7.8 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आप लोग नए हैं, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेता हूं कि निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है। मतलब अम्ल बताना आपको पता, अम्ल वह होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। तो बताइए क्या होगा, Na2O, CuO, CaOH2 या फिर H2SO4 क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है। निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है। ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी लिटमस पत्र, ऑप्शन सी मेथिल ऑरेंज और ऑप्शन ड लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा सही आंसर, एक मिनट, ये वाला हो जाएगा मेरे हिसाब से, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मेथिल ऑरेंज नहीं सही होगा, मेथिल ऑरेंज ही होगा, बिल्कुल कन्फर्म हूँ। क्वेश्चन नंबर 65, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल या कार्बोलिक अम्ल या फिर कार्बेनिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बेनिक अम्ल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बेनिक अम्ल बनाता है। कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन है 7, किसका। कौन कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन 7 है। ठीक है ना। सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा CuFeS2। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है। यानी प्रकृति में ये बिल्कुल मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बताइए क्या। जिंक, सोना, लोहा या तांबा। सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर रहा हूँ, सही हो जाएगा Zn यानी कि जिंक। ठीक है ना, जिंक हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 67 में, क्वेश्चन नंबर 67 था ना, 67 में जिंक नहीं सोना हो जाएगा। एक मिनट भाई माफ़ करना, ये गलत है, आई एम सो सॉरी। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है सोना। सही आंसर हो जाएगा सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा सोना। चलिए 68, हाँ, निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। हाँ यही पढ़ लिए थे हम, सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो होता है Zn होता है, Zn सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 69। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है। तो सही हो जाएगा या तो 4, 5, 6 और 7। 4, 5, 6, 7 यही होती है बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, पीतल निम्नांकित में किनकी मिश्र धातु है। पीतल जो है वह किस किस से मिलकर बना हुआ है, किसका मिश्र धातु है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही, और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, CuZn इसी का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन समावयवी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर A, B, C और D। सही क्या होगा आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 100 जो है यानी D, एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। ठीक है ना, यही है समावयवी। अगला देखिए 72, CH3O, C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम क्या है। इसका नाम हो जाएगा प्रोपकॉक्सीमेथेन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर,
लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है? यानी लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? ठीक है ना, जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, Fe3O4। अगली क्वेश्चन, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है और आवर्त सारणी में इस तत्व वर्ग संख्या क्या होगा? यदि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है तो आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग संख्या क्या है? 15, 2, 16 या फिर 4? सही आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75। अब देखिए, इसके बाद मात्र 5 क्वेश्चन शेष रह जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ध्यान से देखिएगा, नहीं करती है, निगेटिव क्वेश्चन है। बहुत बच्चे जल्दीबाजी में करती है, उस पर ध्यान दें। देखिए, नहीं करती है, निगेटिव क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका Zn या फिर Fe या फिर Cu। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cu, ऑप्शन नंबर सी, 75। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 76। एक मिश्र धातु में 90% Cu है, कॉपर है, और 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा? यानी कोई भी मिश्र धातु है जिसमें 90% Cu है, 10% टीन है, तो उस मिश्र धातु क्या होगा? सोल्डर होगा, ब्रोज होगा, पीतल होगा, या जर्मन सिल्वर होगा? तो पता है ये ब्रोज होगा। क्या हो जाएगा? ब्रोज। ब्रोज इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है? H2 गैस, O2 गैस, H2 और O2 दोनों गैस, और ZNO। सही आंसर क्या होगा? तो भाई ये मात्र हाइड्रोजन बनाता है, H2 गैस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? ठीक है ना। ऑप्शन ए Al, ऑप्शन बी Cu, ऑप्शन सी Ag और ऑप्शन डी Hg। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा Ag। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। अयस्क में उपस्थित अद्रव्य कहलाते हैं। अयस्क में जो अद्रव्य उपस्थित होता है, अपद्रव्य उपस्थित होता है, क्या कहते हैं उसको? खनिज, या धातुमल, या फिर गैंग बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? भाई इसका हो जाएगा गैंग। इसको क्या बोलते हैं? गैंग। और आज का आखिरी क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा जो है खंड अ यानी सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? यानी कि धातु में एक गुण होता है जिसके कारण जो है धातु के तार बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आघात वर्धनीयता, ऑप्शन बी उष्मीय चालकता, ऑप्शन सी तन्यता, और ऑप्शन डी कठोरता। बहुत भी क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा सी, तन्यता, क्योंकि उसको जितना एकदम पतला से पतला लंबा किया जा सकता है, तार को खींच करके, धातु को खींच करके बनाया जाता है। यही गुण के कारण जो है धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो चलो बच्चों, इसी के साथ जो है आज आपका मॉडल सेट सोशल साइंस का जो है का खंड अ जो है, ठीक है ना, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव वो पूरा कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, गुड नाइट।